नमस्कार स्टूडेंट, चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने करंट पब्लिकेशन से लिया है। हम करंट पब्लिकेशन का लेटेस्ट यानी कि 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस, तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल को हमने हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है, तो वहां से भी आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हर क्वेश्चन के नीचे या जो भी हम क्लोज टेस्ट आज डिस्कस करेंगे उस पर उस एग्जाम का नाम डेट के साथ डाला हुआ है। जैसे कि ये क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल टीयर 1 7 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आया है, तो आप इस एग्जाम के नाम के हिसाब से और डेट के हिसाब से भी इस क्लोज टेस्ट को, इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में, अपने वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये है हमारे सामने क्लोज टेस्ट। देखिए, क्लोज टेस्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन को कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। और ये तभी हो पाएंगी जब आप घर पर बैठकर बुक्स को रीड करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू करें। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, तो अगर आप न्यूज़पेपर से शुरू नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, इंग्लिश में लिखी हुई। इससे आपके जीके में भी हेल्प मिलेगी और रीडिंग स्किल्स यानी कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी आपकी अच्छी हो जाएंगी। किसी पैसेज को पढ़कर, किसी क्लोज टेस्ट को पढ़कर, इन सेंटेंसेस को पढ़कर किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की गई है, ये आपको तभी समझ में आता है जब आप इसको पढ़ने के साथ साथ समझ भी पाए और उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रिटेन भी करें। और ये आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल से होगा, रीडिंग स्किल से होगा। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर आपको भरने होते हैं वो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग पर हो सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी की बेसिस पर हो सकते हैं, और आपकी जो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है किसी लैंग्वेज को लेकर उस अंडरस्टैंडिंग पर हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? देयर वाज स्टिल ए लाइट ऑन इन मोज रूम। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जैसे दो प्रीपोजिशन यूज कर दी है, लेकिन ये जो प्रीपोजिशन है ये एक एडवर्ब है जो लाइट को ऑन दिखाने के लिए या उसको एक्टिव, कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये दिखाने के लिए कि लाइट जल रही है, इसलिए लगाई गई है। तो और यहाँ पर एडवर्ब है, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट, एक क्लोज बाउंड्री को दिखाने के लिए हम इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। आगे चलते हैं। ही ऑफन स्टेड रीडिंग लेट इनटू द नाइट। देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, ऑफन एडवर्ब लग गया, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी स्टेड के लिए, स्टेड हो गया हमारी मेन वर्ब। अब यहाँ पर 4 वर्ड आपको दिए हैं, इसके बाद लगाया है रीडिंग। रीडिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, और यहाँ पर जो भी वर्ड आना है, स्टे अप हो सकता है, स्टे अवे हो सकता है, स्टे फॉर हो सकता है, स्टे आउट हो सकता है, ये एक्चुअली में एक फ्रेजल वर्ब बन रही है। और यहाँ पर जो भी वर्ड आना है, ये प्रीपोजिशन देखने में लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये यहाँ पर एडवर्ब के फंक्शन में होंगे। प्रीपोजिशन जो, जिनको आप प्रीपोजिशन, जिन शब्दों को आप प्रीपोजिशन के रूप में जानते हैं, वो प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ आकर एक फ्रेजल वर्ब को बना देते हैं, और उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग एक्चुअल वर्ब के मीनिंग से अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे स्टे अप का क्या मीनिंग है? अगर आप इस फ्रेजल वर्ब की बात करें, स्टे अप, अगर आप उस ऑप्शन में अप लगाते हैं तो स्टे अप का क्या मतलब है? स्टे अप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू गो टू बेड लेटर देन यूजुअल। अगर आपको 9 बजे सोने की आदत है और आप 11 बजे बिस्तर पर जाओ, तो आपने क्या किया? स्टे अप किया, टू गो टू बेड लेटर देन यूजुअल। अगर आपको 9 बजे सोने की आदत है, आपको यूजुअल टाइम आपका 9 बजे सोने का है, और आप 10 बजे भी जागे हुए हो, तो आप क्या कर रहे हो? स्टे अप कर रहे हो। तो इस मीनिंग के हिसाब से स्टे अप फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आ जानी चाहिए थी। यही तो कहा जा रहा है कि लाइट जली हुई थी मौज के रूम की, ही ऑफन स्टेड अप रीडिंग लेट इनटू द नाइट। तो वो क्या कर रहा था? स्टे अप कर रहा था, वो सो नहीं रहा था, जागा हुआ था, अपने बेड पर नहीं गया था। तो यहाँ पर सही जो वर्ड हो जाएगा स्टे अप हो जाएगा। लेकिन बाकी की फ्रेजल वर्ब को भी जरा देख लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी सेंटेंस में आपके काम आएंगी। एक फ्रेजल वर्ब आपको दी हुई है, स्टे अवे। देखिए, अवे जो प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो, अवे चाहे प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हो या एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो, ये दिखाता है किसी पॉइंट से
डिस्टेंस को, अगर इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना आपने, बेस पॉइंट इसको माना, तो इससे डिस्टेंस को रिफर करता है, इससे दूरी को रिफर करता है, एक डिस्टेंट पॉइंट को, एक डिस्टेंट लोकेशन को रिफर करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंट पॉइंट या पोजीशन को रिफर करता है। तो स्टे वगैरह कहा जा रहा है तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? स्टे अवे का मीनिंग हो सकता है टू बी अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टू नॉट गो नियर टू समवन और समथिंग। या एक मीनिंग इसका आपको ये मिल सकता है, टू अवॉइड समथिंग। अगर आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, किसी पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उससे स्टे अवे कर रहे हैं, उससे दूर है। टू अवॉइड समवन और समथिंग। या इसका एक मीनिंग, सारे मीनिंग लगभग सिमिलर ही तो है ये, या इसका एक मीनिंग ये हो सकता है, टू नॉट बी इन्वॉल्व्ड विद समवन, किसी के साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना, दूर रहना। तो ये स्टे अवे के मीनिंग हो सकते हैं। सेंटेंस में कहीं आ जाए तो इस मीनिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर में इसको यूज कर लेना। फिर एक वर्ड आया आपके सामने, एक फ्रेजल आई स्टे फॉर, एक कॉम्बिनेशन, एक कंस्ट्रक्शन आपके सामने स्टे फॉर आया। देखिए स्टे फॉर जैसा कोई स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज तो किया ही जा सकता है। फॉर को आप प्रीपोजिशन कंसीडर कर लेंगे, प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और स्टे तो इंट्रांजिटिव वर्ब है ही ऑलरेडी। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखना चाहता हूं मैं लिखना चाहता हूं जैसे सी स्टेड फॉर होल नाइट। भाई फॉर प्रीपोजिशन लगा दिया आपने, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम को लिखकर आपने फॉर प्रीपोजिशन से उसको ऑब्जेक्ट की तरह जोड़ दिया, और स्टेट यहाँ पर क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टेट फॉर कोई एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन, एक फ्रेजल वर्ब नहीं है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं। इसको आप इस मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं, सी स्टेड फॉर न्यू ईयर पार्टी। आपको पता है जो फॉर प्रीपोजिशन है वो ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या फॉर प्रीपोजिशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पर्पस को रिफर करने के लिए। उसके स्टे करने का पर्पस क्या था? न्यू ईयर पार्टी। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका और क्या था फ्रेजल वर्ब? स्टे आउट। स्टे आउट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए स्टे आउट, देखिए आउट जो है यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और आउट रिफर कर रहा है आउटसाइड ऑफ होम को। एडवर्ब है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये किस प्लेस को रिफर कर रहा है? आउटसाइड ऑफ होम, घर से बाहर के प्लेस को। जो घर से बाहर का जितना भी प्लेस है उसको आउट यहाँ पर रिफर कर रहा है। तो आउट रिफर कर रहा है यहाँ पर आउटसाइड द होम, आपका जो भी घर है। तो स्टे आउट का क्या मतलब हो जाएगा? स्टे आउट का मतलब हो जाएगा टू नॉट गो होम एट नाइट, या टू कंटिन्यू टू बी आउटसाइड द होम। ठीक है, ये इस तरह के मीनिंग हो जाएंगे स्टे आउट के। तो ये हो गया आपका 91। 92 पे देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये रहा 92। क्या लिखा हुआ है? मैगी। मैगी उस पर्सन का नाम है। मैगी हैड, मैगी एक्चुअली में पर्सन का नाम नहीं है, मैगी कोई और है, उसके लिए तो पहले ही यूज कर दिया। अगर मैगी उस पर्सन का नाम होता तो पहले मैगी को यूज किया जाता। पहले आप नाउन को यूज करते हैं, फिर आप पूरे पैराग्राफ में उस नाउन के लिए कहीं पर भी प्रोनाउन लगा सकते हैं। अगर मैगी ही के लिए यूज होता तो पहले मैगी आता कहीं सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऑर्डर यही रहता है कि पहले मैगी को इंट्रोड्यूस करते, फिर फिर उसके बाद ही लिखते हैं। एक्चुअली में ये जो ही आया है ये मो के लिए आया है। मो पे क्या लगाया गया है? एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, यानी कि पजेसिव नाउन में जो मो है ये पर्सन को रिफर कर रहा है, कोई मेल पर्सन है, और उसी के लिए ही लगाया गया है। तो पहले आप नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके लिए
आप पूरे पैराग्राफ में किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन लगा सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर लगाया गया। पहले मो को इंट्रोड्यूस किया गया, एक नाउन है, अब इस नाउन के लिए कहीं पर भी आप प्रोनाउन लगा दो, ही लगा दो, हिम लगा दो, हिज लगा दो, कहीं पर भी इसको लगा दो फंक्शन के हिसाब से कि आप सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट या डिटरमिनर। मैगी किसी और पर्सन का नाम है और वो पर्सन क्या है, हर, यानी कि कोई फीमेल पर्सन है। तो मैगी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पर आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। 4 वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, प्रोक्यूर्ड, इनहेरिटेड, एक्सट्रैक्टेड, गेन्ड। एक्चुअली में चारों में से कौन सी आनी चाहिए, पहले पूरे इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था ही ऑफन स्टेड अप रीडिंग लेट इनटू द नाइट, मैगी हैड हर लव ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम। देखिए जो मो है जिसके लिए हमने ही रिफर किया, ये रातों को देर रात तक पढ़ता है, ठीक है, इतनी बात है। अब मैगी जो है, मैगी ने उसका किताबों के लिए जो प्यार है मैगी का, ये उसने उससे लिया है ना, यही तो क्या है, मैगी हैड, फिर यहाँ पर कोई वर्ब आएगी, प्रोक्यूर, इनहेरिटेड, रिसीविंग मीनिंग रिसीव, टू रिसीव, ऑलमोस्ट टू रिसीव मीनिंग की ये चारों वर्ब है। और रिसीव क्या किया गया, हर लव ऑफ बुक फ्रॉम हिम, किससे रिसीव किया गया, उस पर्सन से, मो से। फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जो रिसिपिएंट, जो डोनर होता है या जिस सोर्स पॉइंट से कोई चीज ली गई है, जिस ओरिजिन पॉइंट से कोई चीज ली गई है, उसको रिफर करता है। तो फ्रॉम हिम यानी कि सोर्स पॉइंट क्या रहा होगा, हिम। किस चीज का सोर्स पॉइंट, लव ऑफ बुक्स का। और किसने रिसीव किया, मैगी ने। अब इन चारों वर्ड के अगर आप मीनिंग समझ लेते, मैंने आपको कंटेक्स्ट समझा दिया कि किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने वाली यहाँ पर वर्ब आनी है। अब इन चारों वर्ब ऐसी हैं, ये चारों वर्ब टू, लगभग टू रिसीव, कुछ ना कुछ रिसीव ही किया जाता है इनके मीनिंग में। प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है, प्रोक्यूर का मतलब हो जाएगा, प्रोक्यूर वर्ब होती है तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इसका मीनिंग होता है टू गेट समथिंग आफ्टर एफर्ट्स। अगर आपने एफर्ट्स लगाकर कुछ पा लिया, कुछ गेन कर लिया, तो आप क्या कहते हैं, आपने प्रोक्यूर कर लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोक्यूर बेसिक फूड ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस के टाइम पे जो है बेसिक फूड भी प्रोक्यूर करना, बेसिक फूड भी जो है गेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इस टाइप के मीनिंग को कन्वे करने के लिए प्रोक्यूर वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीनिंग और है जो प्रोक्यूर वर्ब जो है कन्वे करने लगती है, और वो ये, टू अरेंज सेक्सुअल पार्टनर फॉर समवन। किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए किसी सेक्सुअल पार्टनर को अरेंज करना। ठीक है, इस मीनिंग में भी आप प्रोक्यूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वर्ड था हमारे सामने इनहेरिट। एक्चुअली में यही वर्ड वहां पर आना है, क्योंकि आप सेंटेंस की आगे के सेंटेंस देखेंगे तो इस तरह के मीनिंग को, इस तरह के ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को जनरेट किया गया है, इस तरह के मीनिंग को यहाँ पर कन्वे किया गया है। जैसे ये जो शी है यानी कि मैगी, इस मो की डॉटर वगैरह कुछ है। देखिए आगे देखेंगे, व्हेन शी रिफ्यूजी विद हिम फ्रॉम ए बैड ड्रीम, नथिंग कुड लुल बैक टू स्लीप बेटर देन मोस काम ब्रीथिंग, मतलब उसके पास ही रहती है, तो उसकी डॉटर वगैरह को रिफर किया गया यहाँ पर। आगे पूरे अगर इस क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, ब्लैंक को फिल करके पूरा कंबाइंड मीनिंग, कंबाइंड ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह का मीनिंग कन्वे किया गया है, इस तरह का कंटेक्स्ट है कि जो मैगी है वो ही, इसकी, ही की, मो की डॉटर वगैरह, ये कुछ इस टाइप के रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनहेरिट जो वर्ब है वो ज्यादा सही लग रही है मुझे। इनहेरिट का मतलब होता है टू रिसीव प्रॉपर्टी, मनी और लैंड, या टाइटल भी हो सकता है, फ्रॉम वंस पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों से, अपने दादा से, परदादा से, या अपने माँ बाप से किसी प्रॉपर्टी को, किसी लैंड को, किसी मनी को इनहेरिट कर लेना। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, जो ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है ग्रैंड चाइल्ड।
ठीक है, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को प्रॉपर्टी मिल जाती है, दादाजी की प्रॉपर्टी पोते को या पोती जी को मिल जाती है। तो इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए इनहेरिट वर्ब को यूज किया जाता है। एक और मीनिंग है इसका, सिमिलर सा मीनिंग है, वो ये है कि टू रिसीव या टू गेट अ कैरेक्टरिस्टिक, आदि लिखूंगा मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। देखिए जो प्रॉपर्टी थी ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी, किसी का मकान आपको मिल गया वसीयत में, उस टाइप से। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है जेनेटिक प्रॉपर्टीज को बोला जा रहा है। आपके बाल कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी याददाश्त कैसी है, ये भी आप अपने पूर्वजों से, एंसेस्टर से गेट करते हैं। टू गेट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज और ट्रेट्स, बायोलॉजी की लैंग्वेज में इनको ट्रेट्स बोल दिया जाता है। जेनेटिकली कहा जाता है ना कि ये अपने दादाजी को गया है, तो गया है जैसा कुछ नहीं, उसने अपने दादाजी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया है। टू टू गेट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज और ट्रेट्स जेनेटिकली फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स। इस टाइप के मीनिंग को कन्वे करने के लिए इनहेरिट वर्ड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यही वर्ब जो है सही मीनिंग में आती हुई दिखाई पड़ती है। जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है वो यही है, इनहेरिटेड। मैं ठीक से लिख देता हूँ, इनहेरिटेड। मैगी हैड इनहेरिटेड हर लव बुक्स फ्रॉम हिम, और वो हिम क्या थे, उसके फादर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है सर किसी भी सेंटेंस में कि वो उसके फादर थे या क्या थे, बट मीनिंग से बात हमें थोड़ी समझ में आती है, कंटेक्स्ट से समझ में आती है। बाकी एक वर्ब थी एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। इसके मीनिंग को भी मैं समझा देता हूँ एक सेंटेंस में रखकर। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स और समवन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, दे एक्सट्रैक्टेड आयरन और फ्रॉम दिस साइट। साइट का मतलब वो खदान, वो माइन जहां से खनिज निकाले जाते हैं, तो वहां से वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन ओर को। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए किसी फिजिकल थिंग को रिफर करती है एक्सट्रैक्ट। संबंध से भी कुछ एक्सट्रैक्ट, मतलब आपने किसी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया किसी पर्सन से। इस तरह के मेटाफोरिकल सेंस में भी एक्सट्रैक्ट वर्ड आ जाता है। फिर चौथा वर्ड तो आपको पता ही है, गेन है। गेन का मतलब भी टू अचीव समथिंग दैट इज यूजफुल। गेन का मतलब होता है टू गेट समथिंग यूजफुल। आपने कुछ यूजफुल जो है अचीव कर लिया या गेट कर लिया किसी से, कहीं से मिल गया आपको, तो आपने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यहाँ पर 92 का दूसरा ऑप्शन ज्यादा सही है। ज्यादा सही क्या मतलब, एकमात्र सही जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है। इस रिलेशनशिप में जो है इनहेरिटेड वर्ड सही हो जाएगा। 93 को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन सी टेक्स रिफ्यूजी विद हिम फ्रॉम ए बैड ड्रीम। देखिए टेक रिफ्यूजी का क्या मतलब होता है। टेक रिफ्यूजी के मीनिंग को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो टेक रिफ्यूजी का मतलब होता है टू फाइंड अ सेफ प्लेस। टू फाइंड ए सेफ प्लेस, कहीं पर भी एक सेफ प्लेस को ढूंढ लेना अपने लिए। तो व्हेन सी टेक्स रिफ्यूजी, देखिए सारा का सारा जो लिखा गया है वो पास्ट के सिचुएशन को, पास्ट के कंटेक्स्ट को रिफर किया जा रहा है, तो टेक्स तो होगा नहीं, हैज टेकन भी नहीं होगा, विल टेक भी नहीं होगा, टू हो जाएगा। कुछ नहीं, वर्ब के टेंस अलग अलग, वर्ब को एक ही वर्ब को अलग अलग टेंस में रखकर आपको दिया गया है। ऊपर के जो सेंटेंस है वहां से देख के साफ पता चल रहा है कि पूरी की पूरी जो कहानी बताई जा रही है वो पास्ट की बताई जा रही है, वाज, स्टेड, हैड। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। व्हेन शी टुक रिफ्यूजी विद हिम फ्रॉम ए बैड ड्रीम। बैड ड्रीम से उठने के बाद जब उसको सेफ प्लेस मिलता था उसके साथ, नथिंग कुड लुल। लुल का क्या मतलब होता है, लुल का मतलब होता है टू कोज समवन टू फील स्लीपी या टू कोज समवन टू फील काम। लुल लुल का मतलब होता है टू कोज समवन टू फील स्लीपी और काम।
ठीक है, करते हैं ना पेरेंट्स, अपने बच्चों को उठाकर अपनी गोद में ले लेते हैं और उनको जो है थपकिया दे देकर सुलाते हैं, उनको स्लीपी, उनको लुल करते हैं, वो स्लीपी फील कराते हैं कि सो जाओ। तो व्हेन शी टुक रिफ्यूज विद हिम फ्रॉम ए बैड ड्रीम, नथिंग कुड लुल हर बैक टू स्लीप बेटर देन मोस्ट काम ब्रीथिंग। ठीक है, 94 के अगर ऑप्शन में देखोगे तो आप यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको, 94 में किसको लुल करने की बात की जा रही है, शी को, तो शी के लिए आ जाएगा हर, इट नहीं, हिज नहीं, देम नहीं। तो लुल हर बैक टू स्लीप बेटर देन मोस्ट काम ब्रीथिंग 95 में देख लेते हैं। 95 के ये रहे ऑप्शन। देखिए आपको प्रीपोजिशन दी है, प्रीपोजिशन दी है ये बताने के लिए कि ये जो ब्रीथिंग है वो हर के कहाँ पर है, अगेंस्ट है हर के, अराउंड है हर के, बिसाइड है या बिहाइंड है। देखिए अगेंस्ट जो वर्ड है ना, अगेंस्ट प्रीपोजिशन को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको कंटेक्स्ट। अगेंस्ट प्रीपोजिशन को, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, इसको तब यूज किया जा सकता है जब आप किसी प्लान, एक्टिविटी या किसी अकॉर्ड से डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हो, डिसएग्रीमेंट को रिफर करने के लिए, डिसएग्रीमेंट को रिफर करने के लिए। कोई आपके दोस्तों ने कोई प्लान बनाया, कोई एक्टिविटी, कोई कुछ करने जा रहे हैं, वो आप उसके अगेंस्ट है, तो आप उस प्लान के, उस एक्टिविटी से डिसएग्रीमेंट में है। किसी डिसएग्रीमेंट को रिफर करने के लिए किसी प्लान या एक्टिविटी से, किसी प्लान या एक्टिविटी से। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है जिस कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है, प्राइम फंक्शन में इसके बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी कई फंक्शन हो सकता है, प्राइम फंक्शन में आपको बता रहा हूँ जहां पर ये मोस्ट यूजेस में मिलेगा, मोस्टली काम करता हुआ मिलेगा। वो हो सकता है नेक्स्ट टू या टचिंग और सपोर्टेड बाय समथिंग, सपोर्टेड बाय समथिंग। जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं, इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, देखें ये छोटू क्या कर रहा है भाई, जो ये वर्कर है इसने सीढ़ी को यहाँ पर दीवार पर लगाया हुआ है और सीढ़ी को इसने इस तरह से लगाया हुआ है कि ये टच कर रही है और सीढ़ी को सपोर्ट कर रही है दीवार, तो सपोर्टेड बाय समथिंग। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप पर, द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल। तो यहाँ पर क्या उसकी जो पर्सन की ब्रीथिंग थी, जो उसकी काम ब्रीथिंग थी वो हर के अगेंस्ट थी, उससे डिसएग्रीमेंट में तो थी नहीं। क्या ऐसा था कि हर यहाँ पर है और उसकी ब्रीथिंग उससे जाके टकरा रही है या टच हो रही है, इस टाइप से, इस टाइप का कुछ उनका बैठने का, उठने बैठने का अरेंजमेंट होगा जब वो उसने रिफ्यूजी लिया होगा काम फील करने के लिए, स्लीपी फील करने के लिए। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए अगेंस्ट यहाँ पर आती हुई इस कंटेक्स्ट में सुटेबल नहीं लगती है। जो ब्रीथिंग होगी वो उसके अगेंस्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि ब्रीथिंग को सपोर्ट किया जा रहा होगा हर के द्वारा या वो उसे टच कर रही होगी, इस टाइप से लगी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अराउंड जो है किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ के प्लेस, पोजीशन या डायरेक्शन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अराउंड जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन भी हो जाता है एक्चुअली में, एडवर्ब भी हो जाता है। अब ये प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग, सराउंडिंग प्लेस, पोजीशन या डायरेक्शन को रिफर करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर हर थी और उसके चारों तरफ उसकी ब्रीथिंग घूम रही थी। ठीक है, इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी हमने यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर को जनरेट नहीं किया, तो अराउंड भी जो है सिंटैक्टिकली यहाँ पर जस्टिफाइबल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। बिसाइड, बिसाइड यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ समथिंग, एट द साइड ऑफ समथिंग। तो जब आपका कोई, आपकी डॉटर या आपका छोटा भाई आपके साइड में लेटा होता है और आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपकी जो ब्रीथिंग होती है उसके बिसाइड होती है, उसके पास से निकल के आती है। या किसी और भी पोजीशन में आपकी डॉटर हो सकती है, हो सकता है वो आपकी यहाँ पर छाती से लगकर सोई हुई हो, तब भी जब आप ब्रीथ करेंगे तो वो उसकी साइड से निकल के जाएगी। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए भी जो है मैंने एक इमेज लगवाई है। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा, है ना।
यहाँ पर जो होगा ये मोह हो सकता है, इस तरह से पढ़ रहा होगा, डॉटर उसकी साइड में लेटी होगी, वो पढ़ते पढ़ते जो है उसकी ब्रीथिंग उसकी साइड से निकल के जाएगी। तो बिसाइड प्रीपोजिशन ज्यादा सुटेबल है इनके पोजीशंस को रिफर करने के लिए कि एक दूसरे की किस पोजीशन में होंगी और इसकी ब्रीथ इसकी डॉटर की किस पोजीशन में होगी। ये कैसे नाच रहा है, ठीक है, आ गया। बिसाइड सही पोजीशन। बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ समथिंग, एट द बैक ऑफ समथिंग। अच्छा, ये जो प्रीपोजिशन का जो खेल है ना, ये आपको समझ में रीडिंग से ही आता है। आप प्रीपोजिशन के, आप किसी प्रीपोजिशन के 8-10 यूजेस को याद भी कर लेंगे। फॉर प्रीपोजिशन इस तरह के फंक्शन में इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इस तरह को ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए सेंटेंस में लगाया जाता है। ऑफ प्रीपोजिशन इसलिए लगाया जाता है, टू इसलिए लगाया जा सकता है, इन इसलिए लगाया जाता है, ऑन इसलिए लगाया जाता है, लेकिन ये इनके प्राइम फंक्शन होते हैं। इसके अलावा भी प्रीपोजिशन कई तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, अलग अलग तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ये सारी चीजों की समझ पैदा करने के लिए आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी जरूरी है। जब आप 4-6 किताबों को पढ़ लेंगे एनसीईआरटी की, या कुछ भी आप रीडिंग करने लगेंगे किसी भी चीज की, अब रीडिंग कर रहे हैं तो ऐसी चीज को किए जो आपके काम भी आए। ठीक है, कहानियां पढ़ने से क्या ही होगा, थोड़ा नॉलेजेबल पढ़ लीजिए। तो जब आप रीडिंग करने लगेंगे तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आने लगेंगी कि किस तरह की प्रीपोजिशन को किस तरह की सिचुएशन में, किस तरह की कंटेक्स्ट में, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है। तो बिहाइंड रिफर करती है एट द बैक ऑफ समथिंग को, बिसाइड रिफर करती है एट द बैक ऑफ सम, एट द साइड ऑफ, किसी साइड को, एट द साइड ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर साइड ऑफ लगाना ज्यादा मीनिंगफुल है, बिहाइंड भी नहीं होगी, अराउंड भी नहीं, अगेंस्ट भी नहीं होगी। तो 95 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा थर्ड, beside her. Most calm breathing beside her and the sound of pages turning. पेज को टर्न करने का साउंड और उसकी ब्रीथिंग उसके बिसाइड थी। ठीक है, इसी तरह से जो है आप लॉजिकल रहेंगे, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। इसी तरह से जो है क्लोज टेस्ट को करना होता है। कई बार आसान आते हैं, कई बार मुश्किल आते हैं, लेकिन आप इन्हें कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ही के करने के लिए दिए गए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।